नमस्कार दोस्तों, आज हम पंकज स्वामी की कहानी पारसी धर्मशाला के माध्यम से पारसी समुदाय की दशा एवं दिशा पर गहरी नजर रखते हुए कहानी का पाठ कर रहे थे। आज हम पारसी धर्मशाला के 5वें सोपान पर पहुंच चुके हैं। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि नीलो श्राफ के साथ पारसी समुदाय के अध्यक्ष वजान साहब, सायरा और तमाम जो लोग हैं, फारूक होमजी हैं, केरमान बाटली वाला हैं और लगभग जितने भी सदस्य पारसी समुदाय के जबलपुर में हैं, उन सबके साथ कलेक्टर से मिलते हैं, फिर एडिशनल कलेक्टर से मिलते हैं और अंततः वे एसडीएम के कक्ष में मिलते हैं। और एसडीएम साहब के कक्ष में जो होता है उससे दुखी होकर, निराश होकर पूरा समुदाय फिर वापस लौट आता है। और नीलो श्राफ जो प्रमुख पात्र है इस कहानी का, वो पारसी धर्मशाला में पहुंच जाता है और बहुत मायूस है और वह आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चला जाता है। आगे की कहानी और अंतिम भाग। कुछ ही दिन पश्चात मीनू जब दिन के समय डिलाइट टॉकीज में था, उसके पास सायरा आंटी का घबराई हुई आवाज में फोन आ गया। आंटी ने उसे तुरंत धर्मशाला आने को कहा और फोन काट दिया। मीनू के लिए धर्मशाला में रहने के दौरान यह पहला वाकया था जब आंटी उसे तुरंत आने को कह रही थी। वह समझ नहीं पाया कि ऐसा क्या हो गया कि आंटी उसे तुरंत आने को कह रही हैं। उसने आंटी के लैंडलाइन नंबर पर फोन लगाया, लेकिन लंबी घंटियां जाने के बाद उसे उत्तर नहीं मिला। मीनू ने पहलवान की दुकान के सामने खड़ी साइकिल को झटके से उठाया और तेजी से पैदल चलाता हुआ पारसी धर्मशाला की ओर चल पड़ा। रास्ते भर मीनू के मन में तरह तरह की आशंकाएं घुमड़ती रही। उसे लग रहा था कि कहीं आंटी की तबीयत तो खराब नहीं है, लेकिन फोन पर बात करते समय उनकी आवाज तो ठीक लग रही थी। फिर उसे लगा कि आंटी का बेटा फरजाद उन्हें लेने आ गया हो और आंटी उसके साथ न जाना चाहती हो। इन विचारों को सोचते हुए वो पारसी धर्मशाला पहुंच गया। बड़े दरवाजे के अंदर से साइकिल ठीक उसने पोर्च की ओर कर दी। बाहर बरामदे में उसे आंटी के साथ 3 लोग बैठे नजर आए। आंटी को सामान्य देखकर मीनू ने राहत की सांस ली। साइकिल स्टैंड पर खड़ी कर वह तेजी से बरामदे में पहुंच गया। पहुंचते ही उसने सायरा से पूछा कि वह ठीक है ना। आंटी ने कहा कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन इन लोगों की बात तो सुनो। मीनू वहीं कुर्सी पर बैठ गया और तीनों अनजान लोगों से पूछा कि उनके आने का मकसद क्या है। आंटी तुरंत बोली, अरे मीनू, ये लोग धर्मशाला में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का कोई प्लान लेकर आए हैं। कह रहे हैं कि एमएलए और कोई न्यूज़पेपर के मालिक की इसमें रुचि है। नीलो श्राफ अब तक समझ चुका था कि जिसे वह भ्रम या फितूर समझ रहा था, वह अब उसके समक्ष यथार्थ रूप में आकर खड़ा हो गया है। मीनू ने इशारे से सायरा आंटी को चुप रहने का संकेत देते हुए तीनों व्यक्तियों से पूछा कि क्या वे लोग अपना परिचय दे सकते हैं। 3 में से 2 व्यक्तियों ने अपने परिचय में जानकारी दी कि उनमें से एक व्यक्ति शहर के सबसे तेज बढ़ते और सबसे ज्यादा सर्कुलेशन वाले अखबार का पत्रकार है और दूसरा व्यक्ति शहर के दबंग एमएलए का भाई है। मीनू को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कलेक्ट्रेट में एसडीएम ने उनके मामले को क्यों टरका दिया था। उसने सायरा आंटी को कलेक्ट्रेट की याद दिलाते हुए कहा कि अब तक वह समझ गई होंगी कि पूरा मामला क्या है। मीनू अंदर ही अंदर यह सोचकर कांप गया कि पारसी धर्मशाला को हड़पने के लिए मीडिया, पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ तैयार हो चुका है। उसने आंटी के इशारे से उन्होंने आंटी को इशारे से भीतर आने को कहा और उन्हें धर्मशाला को हड़पने वाले गठजोड़ की जानकारी देते हुए कहा कि इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि पहली बार डर गए
तो ये लोग हम पर सवार हो जाएंगे। मीनू भीतर से बरामदे की ओर जाने लगा। आंटी उसके साथ बरामदे की ओर नहीं आई और वो अपने कमरे में चली गई। मीनू समझ नहीं पाया कि आंटी अपने कमरे में क्यों चली गई। बरामदे में आकर मीनू कुछ बोलता इसके पहले सायरा आंटी भीतर से एक बंदूक हाथ में लिए आती दिखी। आंटी ने बरामदे में आकर तीनों व्यक्तियों से कहा, देखिए, हम पारसी लोगों को रुपये पैसे में कोई रुचि नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं धर्मशाला को पूरी जिम्मेदारी संभालूंगी। मेरे इस निर्णय से पूरा समाज सहमत है। इसके लिए आपको पारसी समाज के किसी भी व्यक्ति से बात करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मीनू मेरे साथ 24 घंटे साथ रहता है और जरूरत पड़ी तो शहर के सभी पारसी पुरुष और महिलाएं भी धर्मशाला में आ जाएंगे। सभी लोग एक साथ रहेंगे। हम लोग संख्या में कम हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर डट कर मुकाबला भी कर सकते हैं। सारा आंटी के स्वरूप को देखकर तीनों व्यक्तियों के साथ मीनू भी आश्चर्यचकित हो गया। सारा दारूवाला ने मीनू को बंदूक थमाते हुए बोला। जो सारा दारूवाला है उन्होंने मीनू को बंदूक थमाते हुए कहा, जरा इसे धूप में रख दो। बहुत दिनों से अंदर रखी थी, थोड़ी धूप लगेगी तो इसकी सीलन चली जाएगी। बहराम की बंदूक है और इससे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं। सायरा की बात सुनकर तीनों व्यक्ति चुपचाप धर्मशाला के मुख्य द्वार की ओर जाने के लिए निकल गए। मीनू ने चुपचाप एक टेबल पर सायरा के दिवंगत पति बहराम की बंदूक धूप में रख दी। आज भी पारसी धर्मशाला में मीनू प्रतिदिन सुबह डिलाइट टॉकीज जाने से पहले सायरा की बंदूक बाहर धूप में रखता है। बंदूक की सीलन जा चुकी है, लेकिन बंदूक के साथ सायरा और मीनू पारसी धर्मशाला की व्यवस्थाएं मुस्तैदी से संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी पारसी धर्मशाला की पूरी कथा जो व्यथा से भरी हुई है। मित्रों, इस कहानी में कहानीकार ने मीडिया पॉलिटिक्स और एक और चीज है उसके नेक्सस की बात इन्होंने की है। क्या मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं, जरा एक बार मैं इसको देख लेता हूं। इसमें उन्होंने जो बात की है इस पे हम आपको एक किताब रिकमेंड करना चाहते थे जिसे आप पढ़ते। तो इसमें जो उन्होंने अंतिम में बात जो कही वो है कि जी इसमें इस कहानी में इस मीडिया पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी का एक नेक्सस है। इससे जबलपुर का ये पारसी धर्मशाला काफी लोगों की नजरों में है। तो एक किताब है छवि भारद्वाज जो कभी जबलपुर के कलेक्टर रह चुकी हैं, बर्ड्स ऑन द वायर। तो बर्ड्स ऑन द वायर किताब में भी मीडिया पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी के नेक्सस से बहुत सारी चीजों की बर्बादी की कहानी कही गई है। उस किताब को भी आप पढ़िएगा, बर्ड्स ऑन द वायर बाय छवि भारद्वाज। करेक्टली वो IAS हैं कहीं, एक जमाने में जबलपुर में भी कलेक्टर थी। तो दोस्तों, अगले किसी और ऐसे ही रोमांचक और सत्य कथा के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। आप भी नजर रखिए कि किसी भी शहर का जो हेरिटेज है वो किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं रखता है। तो टूरिज्म का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो पर्यटन की दृष्टि से, हेरिटेज कंजर्वेशन की दृष्टि से हर शहर में ऐसे स्थल हैं, ऐसे भवन हैं, ऐसी स्मृतियां हैं जिन्हें सहेज कर रखने की जरूरत है। दोस्तों, ये रहा लाइफ विद लक्ष्मीकांत पर एक प्रस्तुति। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन है वो आप तक पहुंचे, उसकी जानकारी पहुंचे और अपने कमेंट से हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।